हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। और आप सबने सिलेबस देख लिया होगा। यहाँ मैं बात कर रही हूँ HPSC PGT भर्ती के बारे में, और जो अभी आपका जो सिलेबस जारी हुआ है। लेकिन आपके दिमाग में ये बात होगी कि मैम हमने तो काफ़ी दिन हो गए सिलेबस देखे हुए, 2-3 दिन, और अब आप इतनी लेट वीडियो लेकर आई हो। तो उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगी और आपने सिलेबस समझ लिया होगा। लेकिन मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ, सबसे पहले मैं सिलेबस की डिस्कस करूँगी और उसके बाद मैं आपको मेरी खुद की जो व्यक्तिगत राय है, मैं जो है पहले जो पुराने बच्चे मेरे जानते हैं, मैं हमेशा से जो है इस सरकार की जो स्कीम आती है, सिलेबस नया जारी किया जाता है, और जो अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं बात करती हूँ कि सारी भर्ती अकेले एक साथ ना निकाल कर 2 भागों में, तो मैंने मेरा एक दूसरा चैनल था, उसमें मैंने काफ़ी विरोध करती रही हूँ मैं। और जो पुराने बच्चे मेरे से जुड़े हुए थे उनको पता है, तो इस पर भी मैं बाद में डिस्कस करूँगी। सभी बच्चों ने, मुझे पता है आपने सिलेबस देख लिया होगा कि क्या जो आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या आपका पाठ्यक्रम है, सभी आपने देख लिया होगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगी, ये एडवर्टाइजमेंट बेटा है 31/2022 और 32/2022 की है। यहाँ जो आपके जो सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, वे मेवात कैडर की मैं बात कर रही हूँ। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स। ठीक है, ये इस सब्जेक्ट की, इतने सब्जेक्टों का जो है सिलेबस है, ये एग्जाम पैटर्न है। और बाकी जो हिंदी की मैं बात कर लेती हूँ PGT की, तो वो सिलेबस मैंने डाल दिया है। सबसे पहली जो मेरी वीडियो है, इसी जो है वीडियो प्लेलिस्ट में आपको सबसे पहले वीडियो वही मिलेगी। प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे सबसे पहले, यानी अब तो वो लास्ट में चली गई है, सबसे लास्ट वाली आप जाओगे नीचे से वही वीडियो मिलेगी। जिसने बेटा PGT हिंदी का सिलेबस नहीं देखा है, यानी PGT का पाठ्यक्रम जिन्होंने नहीं देखा, वो उसमें जाकर देखो। पूरा जो है पाठ्यक्रम की मैंने वीडियो बना रखी है और उनमें क्या क्या पूछा जाएगा। अब मैं एग्जाम पैटर्न की बात करती हूँ, आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मेरा एक बार बताने का जो है करते हुए मैं अपना पूरा कर लेती हूँ। देखना, यहाँ 100 क्वेश्चन, आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, ये दिए टोटल मार्क्स MCQ क्वेश्चन 100। ठीक है, उसमें से आपको क्या क्या पूछा जाएगा, ये रहेगी आपकी साइकोलॉजी, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, और फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक नंबर और डाटा इंटरप्रेशन के क्वेश्चन रहेंगे कुछ। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और कल्चर ऑफ हरियाणा। तो ये सारे सब्जेक्ट में से 100 नंबर का जो है 100 आपके MCQ क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आएंगे, और ये सारे में से 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। फिर यहाँ आप देखेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और 2 घंटे का आपका टाइम रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के इक्वल क्वेश्चन रहेंगे, यानी एक एक नंबर का रहने वाला है, और 2 घंटे का आपका टाइम रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक का बराबर नंबर मिलेंगे, यानी किसी के 2 किसी के 3, ऐसे नहीं। फिर आपका देखना, आपका जो ये इसमें दिया है, यानी 5 ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन होंगे। 5 में से 4 तो आपके ऑप्शन वो होंगे जो आपके क्वेश्चन के अनुसार होंगे, लेकिन जो 5वां ऑप्शन होगा, आपने मतलब उन ऑप्शन में से आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको प्रश्न को नहीं करना चाहते। यानी जिस बच्चे ने CET का एग्जाम दिया है उनको भली बात ही पता होगा, तो वो आपको मतलब आप इसे संतुष्ट नहीं है, इसका आप नहीं देना चाहते, तो वो 5वां क्वेश्चन मतलब 5वां ऑप्शन आपको भरना पड़ेगा। अगर अब आगे बढ़ते हैं कि आप 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/4 का मतलब बेटा ये है कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक क्वेश्चन गलत तो क्या तो कटे ही कटेगा, इसके साथ ही
4 में से एक नंबर आपका सही का काट लिया जाएगा। यानी गलत का तो आपका कटे ही कटेगा, लेकिन 4 में से 4 क्वेश्चन गलत होते, एक सही का भी एक और नंबर काट लिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपने पांचवा और जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपने कोई भी ऑप्शन 5 में से एक भी नहीं भरा तो आपकी 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग फिर रहेगी। यानी मान लीजिए आपने कोई भी, यानी आपने पूरे पेपर में से 5 या मान लीजिए 4 क्वेश्चन 4 ऐसे छोड़ दिए, 4 क्वेश्चन में तो कुछ भी फिल नहीं किया, ठीक है, तो आपकी 1/4 यानी डबल नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी आपने 5 में से एक भी ऑप्शन नहीं भरा तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग वो उनमें से भी काट लेंगे, ठीक है। और अब मैं बात कर लेती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। तो देखिए आपका जो यहाँ लिया गया है कि एक मिनट एच वाला नहीं पड़ा, ये रह गया। इसमें एच का मतलब ये है कि आपका जो हिंदी का पेपर है वही हिंदी में आएगा, बाकी जो है हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो उसमें इंग्लिश में आएगा। हिंदी का पेपर जो है हिंदी में आएगा, ठीक है। और अब मैं बात करती हूँ कि आपको 25% नंबर लेने, यानी 100 में से आपके 25% आने चाहिए, ठीक है। ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा, ठीक है। 100 में से आपके 25 नंबर आने चाहिए, यानी 25% आपके आने चाहिए। फिर आपको कैटेगरी वाइज एडवर्टाइजमेंट में मतलब कि आपको 4 गुना, यानी 25% में से ही आपको 4 गुना बुलाया जाएगा। मतलब कि 4 गुना अगले टेस्ट में बैठेंगे, आगे दूसरे टेस्ट की मैं बात करूंगी, अगले टेस्ट में बैठेंगे 4 गुना। कहने का मतलब वही सीईटी वाला मामला है कि सीईटी में नहीं किया कि 40% और 50% का जो दिया गया है सीबीसी और जो जनरल का दिया गया, उसमें से बोले ना कि सीईटी में से अब भी 4 गुना छाटेंगे, इनमें पास करने के बाद भी 4 गुना छाटेंगे। तो वही मामला इनका है कि 25% लेने के बावजूद भी उनमें से आपके ऊपर के जो नंबर आएंगे, ऊपर जिनके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर रहेंगे 4 गुना, उनको भी छाटा जाएगा 25% लेने के बाद भी। तो ये उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना, अब हमारा जो सेकंड जो पेपर रहेगा, ये तो मैं फर्स्ट पेपर की बात की हमने, अब हमारा जो सेकंड पेपर रहेगा और देखिए यहाँ दिया गया फाइनल सिलेक्शन बिकॉज ओनली फॉर शॉर्ट लिस्ट कैटेगरी वाइज कैंडिडेट, यानी शॉर्ट लिस्ट के बाद, यही मैंने आपको बताया ना 25% में भी जो ऊपर के 4 गुना है वही बुलाए जाएंगे, ठीक है। इनका मतलब ये है। फिर अब यहाँ देखना, ये वो आपका 2 घंटे का पेपर था, ये आपका रहेगा 3 घंटे का पेपर रहेगा। 3 घंटे के पेपर मेरे पोस्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, जो आपका जो पोस्ट वाइज जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, ये इन्होंने पहले ही दे दिया है। अगर किसी ने पीजीटी हिंदी का पाठ्यक्रम का नहीं पता तो मैं भी फिर बता देती हूँ कि मैंने वीडियो बना रखी है और प्ले लिस्ट में सबसे अंतिम में, यानी सबसे अंतिम में जाओगे तो वही वीडियो मिलेगी। तो 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। पोस्ट वाइज जो इन्होंने पहले ही सिलेबस डाल दिया है, अवेलेबल है, जो आप जो कमीशन वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि क्वेश्चन विल बी इंग्लिश एंड हिंदी सब्जेक्ट, वही बात इन्होंने दी है कि बाकी इंग्लिश में होगा, वो हिंदी का हिंदी में रहेगा। अब आपके टोटल मार्क्स यहाँ रहेंगे 150 नंबर का, वो था 100 नंबर का, ये रहेगा 150 नंबर का। वहाँ थे 2 घंटे, यहाँ है 3 घंटे। अब मैं बात करती हूँ, वहाँ आपको 25% पेपर में लेने थे, यानी 100 में से 25 हो गई। यहाँ लेने हैं बेटा आपको 35%, यानी 100 में से आप कितने, 100 में से 35 नंबर, तो 150 का 35% निकाल लेना, कितने आएंगे, इतने 35% लेने हैं। इसके साथ ही आपको क्या करना है, 35% में भी ये 2 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे, यानी 35% तो आपको लेने ही लेने हैं पास मार्क। फिर 35% तो एक बार निकाल देंगे, उसके बाद जो ऊपर के जो 2 आएंगे, ऊपर के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने वाले 2 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे। इस प्रकार आपकी द वेटेज ऑफ द सेकेंड स्टेट टेस्ट विल बी, यानी आपका जो रिटर्न का वेटेज रहेगा 87.5, यानी नेगेटिव मार्किंग है तो पॉइंट
मिनटों में रिजल्ट निकालेंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो सीधा नंबर देते, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग है तो वेटेज रहेगी 87.5% की। इतना तो आपको रिटर्न में लेना होगा। आगे जो है ये 2 गुना बुलाएंगे तो उसमें दिस थर्ड स्टेज ऑफ ऑब्जेक्शन इंटरव्यू, यानी फिर आपकी इंटरव्यू की जो थर्ड स्टेज होगी, इसमें क्या है कि 12.5 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो फाइनल मेरिट जो है रिटर्न और इसकी जो मिलाकर, यानी जो रिटर्न और इंटरव्यू की मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो देखिए बच्चों, अब ये तो आपने सिलेबस पहले देख रखा था, लेकिन मैं अभी डिस्कस ये करने जा रही हूँ कि क्या है, कौन सी भाई नौकरी दे रहे हैं, आईएएस की नौकरी दे रहे हैं क्या, ये ए ग्रेड की नौकरी दे रहे हैं, क्यों बच्चों का जो है ये खून चूसने में लगे हुए हैं। ये खट्टर सरकार, मैं तो अभी तक तो मैं सरकार के बिल्कुल विरोध नहीं बोलती थी, लेकिन आज मेरे को बड़ा गुस्सा आया है जब से ये सिलेबस दिया है। मैंने बात नहीं की, जब से ये जो एग्जाम पैटर्न दिया है, तो देख सकते हैं कि आप देखो, पहले इन्होंने एस्टेट ले लिया, एस्टेट हम बच्चों ने पास किया, उसके बाद क्या है, अब एक और ले रहे हैं कि स्क्रीनिंग, अरे भाई वो दे चुके हैं ना स्क्रीनिंग, अब ये फिर से दोबारा ही करवा रहे हैं। फिर ये ऑब्जेक्टिव पेपर ले रहे हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है आईएएस में, और जहाँ पहले असिस्टेंट प्रोफेसर में होता था, लेकिन अब असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ऑब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव पेपर नहीं लिया जाता था। ऑब्जेक्टिव पेपर होता था, सब्जेक्टिव पेपर नहीं लिया जाता था। लेकिन अब देखना, ये बी ग्रेड की नौकरी में ए का काम कर रहे हैं, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सब्जेक्टिव पेपर पहले होता था, अब सब्जेक्टिव, किसी भी आप पूरे भारत में किसी भी स्टेट का आप एग्जाम पैटर्न देख लेना, किसी में भी जो पीजीटी की पोस्ट के लिए किसी में भी सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। लेकिन ये जो हमारी खट्टर सरकार है, ये बोलती है कि इसमें एचपीएससी के रॉन्ग क्वेश्चन आने पर बोलते हैं कि एचपीएससी का कोई रोल नहीं है, वो स्वतंत्र है। अरे भाई, उसका भी रोल नहीं है तो फिर किसका रोल है? सरकार अपनी गलती मानती है, न एचपीएससी की मानती है, फिर जिम्मेवार कौन है? और मुझे जहाँ तक लग रहा है, देखो बच्चों, तुम्हें निराश नहीं होना है। फिर मैं कहूँगी जो मेहनत वाले बच्चे हैं वो नहीं रहते हैं, बस इतना हो गया कि आपको थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो मेहनत करेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। लेकिन मेरी जो व्यक्तिगत राय, बहुत ही एग्जाम पैटर्न बड़ा ही टफ दिया है, ये इतनी तैयारी करके तो आईएएस बन जाती, ठीक है। फिर पीजीटी की ज़रूरत ही क्या थी अगर ये सब्जेक्टिव पेपर ले रहे हैं। लेकिन आप तैयारी करते रहो, मैं यही कहूँगी। लेकिन फिर भी कहना, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैं अपनी व्यक्तिगत राय बता रही हूँ कि ये जो है भर्ती मुश्किल भाई होगी ऐसे तो कोई, लेकिन इसको टाइम लगेगा, क्योंकि बच्चे इस बात का विरोध करेंगे जो, और बाकी जो है और भी बहुत विरोध करेंगे इसका। ये जहाँ तक लग रहा है कि ये कोर्ट में अभी कुछ फंसेगी ये भर्ती, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कोर्ट में फंसेगी, क्योंकि इससे कोई इस एग्जाम पैटर्न से संतुष्ट नहीं है। और आपकी क्या राय, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखना कि सब्जेक्टिव पेपर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि भाई ये तो ए ग्रेड की थोड़ी ना नौकरी है, आप बी ग्रेड की नौकरी दे रहे हो। आपने एस्टेट पहले ले लिया, फिर एक आप स्क्रीनिंग और ले रहे हो, उसमें आप 25% कर रहे हो, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, फिर उसमें 25% में भी ऊपर के 4 गुना ले रहे हो, फिर आप सब्जेक्टिव पेपर लेकर फिर 2 गुना ले रहे हो, फिर नेगेटिव मार्क दो आप नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो, 5 गोले भरने हैं, 5 छूट गए तो फिर आप नेगेटिव मार्किंग। भाई कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, मतलब ये एक तो ये सिलेबस इनका समझना बड़ा हो रहा है। और अब मेरे लेट यही लाने का मतलब था कि आपने देख लिया होगा, आप और भी यूट्यूब चैनल से जुड़े होंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, ये पेपर नहीं होना चाहिए इस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो मैं तो इसका विरोध कर रही हूँ कि सब्जेक्टिव पेपर नहीं होना चाहिए। पहले जो आई थी हिंदी की वैकेंसी थी, अच्छी खासी वैकेंसी थी, बच्चों को लग रहा था कि एग्जाम और वैकेंसी बढ़ के आएंगी। और मेरा यहाँ तक मानना है कि वैकेंसी कम से कम भी, जितनी इन्होंने वैकेंसी दी है 4,500 के समथिंग कुछ हैं, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मेरा जो, क्योंकि पहले जो आंकड़े थे, पुराने आंकड़े का एनालिसिस करें तो कम से कम 15,000 पीजीटी की वैकेंसी खाली है। लेकिन इन्होंने वे वैकेंसी भी खाली है, वो वैकेंसी भी इतनी कम वैकेंसी कर दी है।
तो 15,000 के आसपास वैकेंसी खाली है हरियाणा में, लेकिन ये क्या करे, खट्टर सरकार अभी कुछ भी कर सकती है। और कौशल रोजगार के तहत जो भर्ती लगी थी वो भी है। तो बच्चों अपनी तैयारी करें। अब हरियाणा में होगा, आपका जो मेहनत करते हैं उनका कहीं ना कहीं भगवान जरूर सुनता है। इन्हें जो करना है करने दीजिए। या तो आपका हरियाणा में या आपका शोर सिलेक्शन हो जाएगा, निराश मत होइए, कोई ना कोई समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। ये ऐसा मेरा मानना है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्टिव पेपर नहीं होना चाहिए, पेपर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब बात करती हूँ कि अगर आपका हरियाणा में नहीं होगा तो आपका DSSB की भर्ती आने वाली है, तो आपकी DTPLS में होगा या नहीं होगा। तो और भी अदर स्टेट है, आप जब अदर स्टेट वाले आप भी वहाँ भी ट्राई करते रहिए। जैसे राजस्थान में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली है, इसके साथ अब हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की और भी आएंगी। तो आप निराश मत होइए। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एग्जाम पैटर्न बदलना चाहिए और बच्चों का इसे पुरजोर विरोध करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले, हरियाणा में मिले, तो आप इसका विरोध कीजिए। मेरा तो यही मानना है, चाहे आप कोर्ट केस करें या किसी से आपने जो है अपने कोई किसी भी तरह से जो ट्वीट अभियान से कुछ भी करें, आप इसका विरोध करना चाहिए, मुझे तो जहाँ तक लग रहा है। वैसे आपकी क्या राय है? लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि मेहनत कर देते रहिए, आप निराश होकर ना बैठे। कहीं ना कहीं यहाँ तक आपने दौड़ की है तो आगे भी भगवान आपके नैया को जरूर पार लगाएगा। जब आपने स्टेट किया है और आपने, कुछ बच्चे नेट वाले भी होंगे, JRF वाले भी होंगे, TGT वाले भी होंगे, तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि जब आप यहाँ तक आए तो वापस लौटना बड़ा भारी हो जाता है। इसलिए अपनी मंजिल को और आगे से आगे बढ़ाइए। मेरा जहाँ तक मेरे से कुछ हो बनेगा मैं आपकी तैयारी करवाऊंगी, लेकिन एक बार हम जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे, साथ ही अब हम देखते हैं, अब फाइनल हो जाता है कि वो पेपर ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं सब्जेक्टिव ले रहे हैं, फिर मैं आप जब तक आपकी TGT की तैयारी करवा रही हूँ और ऐसे भी DTPLS की भी जो वैकेंसी आने वाली वो भी वीडियो में डाल रही हूँ। और जिस भी टॉपिक पर आपको समस्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखना, उस टॉपिक पर बच्चों मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी। और मैं जहाँ तक मेरे से मैं आपके साथ हूँ, जहाँ तक मेरे से हो सकेगा मैं आपके हित के लिए। मैंने बहुत पहले भी आवाज़ उठाई, काफ़ी बच्चे पुराने जानते हैं, मैंने इस YouTube चैनल पर तो वीडियो अपनी डाली नहीं है, लेकिन मैं इस सरकार की इस जो एग्ज़ाम पैटर्न की HPSC की निंदा करती हूँ कि ऐसी एग्ज़ाम पैटर्न नहीं होना चाहिए बच्चों का। लेकिन फिर भी बच्चों मेहनत करते रहिए, एक दिन भगवान आपकी ज़रूर सुनेगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और मैं दुआ करती हूँ 2023 में आपकी जॉब पक्की लग जाए, श्योर हो जाए। बस इन दुआओं के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।